प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो ये बता दूं कि पार्ट 59 इससे पहले पार्ट 58 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर जो एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें थोड़ा सा दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। किसके? हाई लेवल, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उस समय हमने इजी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका तरीका बताया। तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि थोड़ा सा हाई लेवल का कराइए। तो चलिए हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन, देखने में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को मैं सॉल्व जब शुरू करेंगे करना तो बहुत ईजी लगने लगेगा। और ये तरीका जाने रहेंगे तो एग्जाम में भी आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सावधानी पूर्वक और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कह रहा है कि 4 लड़के और 4 लड़कियां एक वर्ग के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, एक वर्ग में क्या कर रहे हैं? केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये 4 लड़कियाँ 4 लड़के जो 8 हैं वो कहाँ बैठे हैं, बट यहाँ पर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं ऐसे वर्गाकार आकार में। आगे अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्वेश्चन पढ़ेंगे कहाँ किसको बैठाएंगे। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति वर्ग के प्रत्येक कोने पर और प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु पर बैठा है। यानी कि एक एक व्यक्ति जो है इसके कोने पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं, और एक एक व्यक्ति इसके मध्य भुजा के मध्य बिंदु पर ऐसे बैठे हुए हैं। इस तरीके से 4 बैठे हुए हैं और 8 हो गए, गिन लीजिए आप। ठीक है, इसमें एक चीज़ हम जानेंगे। देखिए जब केंद्र की तरफ मुख है तो इनका मुख ऐसे होगा, क्लियर है। ये मुख क्या होगा? एरो जिधर मुख दिखा रहा है ये क्या है? केंद्र की तरफ मुख है, ऐसे बैठे हुए हैं। अब इनका दायां और बायां जान लेते हैं। जिधर मैं बिंदी बना रहा हूँ वो उनका दायां होगा और जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां होगा। बस सिंपल सा ये तरीका होता है दाएं बाएं का, और कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं जाननी है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि मधु उषा के तिरछे विपरीत बैठी है जो गीता के दाईं ओर है। कह रहा है कि मधु उषा के तिरछे विपरीत बैठी। देखिए क्या करेंगे, जब तिरछा कहेगा तो कार्नर पर बैठाएंगे। कह रहा है कि मधु उषा के तिरछे, तो उषा को मान ले यू से दर्शा करके यहाँ पर रख दे, तो मधु को एम को दर्शा करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। वही कह रहा है कि मधु जो है उषा के तिरछे विपरीत बैठी हुई है। विपरीत हो गई, देखिए इसके सामने बैठी हुई है, यही विपरीत हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो ये उषा है जो कि गीता के दाईं ओर है। अब बताइए गीता को यहाँ रखेंगे तभी तो इसके दाईं ओर उषा होगी, तो वही नेक्स्ट सेंटेंस वो कह रहा था। गीता को हमने जी से दर्शा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, पहला सेंटेंस पूरा हो गया, हमने 3 लोगों को बैठा दिया। चलिए आगे क्या कह रहा है कि राम जो कि गीता के बाईं ओर और गोपी के तिरछे विपरीत है। कह रहा कि राम जो कि गीता, ये गीता है जी वाली, इसके बाईं ओर राम क्या है? गीता के बाईं ओर, यानी राम गीता के बाईं ओर और गोपी के विपरीत तिरछे बैठा है। नहीं, राम यहाँ पर है तो गोपी क्या होगा? मैंने क्या कहा, जब तिरछे कहे तो आप सामने वाला ये कार्नर वाले पॉइंट पर बैठाएंगे। क्लियर हो गया? राम गीता के बाईं ओर हो गया और गोपी के तिरछे विपरीत हो गया। ठीक, आगे कह रहा है कि जो कि बोस के बाईं ओर है। कह रहा है गोपी के तिरछे है और ये गोपी जो है वो बोस के बाईं ओर है, तो बोस को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तभी तो इसके बाईं ओर गोपी होगा। क्लियर हो गया? ये भी सेंटेंस आपका पूरा हो गया और इसमें भी हमने 3 को बैठाया। पहले सेंटेंस में 3 को, दूसरे सेंटेंस में हमने 3 को बैठाया। आगे चलिए, कह रहा है सुमा की स्थिति मधु के दाईं ओर नहीं। कह रहा है कि सुमा की स्थिति मधु के दाईं ओर नहीं बल्कि प्रेमा के सामने है। अब देखिए 2 जगह बची है, एक ये एक ये। अब सुमा और मधु बची हुई, सॉरी सुमा और प्रेमा बची हुई हैं, और पहले ही कह दिया है कि सुमा जो है मधु के दाईं ओर नहीं है, यानी यहाँ पर सुमा की स्थिति नहीं है। जब यहाँ पर सुमा की स्थिति नहीं है तो दूसरी कौन सी बची हुई है? प्रेमा, यानी कि यहाँ पे कौन होगी? प्रेमा होगी। और ये भी कह रहा है कि सुमा मधु के दाईं ओर नहीं बल्कि प्रेमा के सामने है, यानी सुमा को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, तभी तो प्रेमा के सामने आएगी।
सबको हमने बैठा दिया आठों के आठों को, क्लियर हो गई बात। अब पूछ क्या रहा है, बोस के विपरीत कौन बैठा है, तो इसमें बोस को ढूंढिए, बोस यहाँ है, और इसके विपरीत यानी इसके सामने कौन बैठा है, जी है, और जी से कौन है, गीता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 का है, यानी कि बॉय प्लस गर्ल मिल करके कुल 39 है, जिसमें बॉय और गर्ल का अनुपात 2:1 का है। तो क्या बॉय और गर्ल की जनसंख्या यानी मात्रा यानी कि जो संख्या इनकी लड़के और लड़कियों की निकाल लेंगे। यहाँ से अनुपात दिया हुआ, टोटल संख्या दिया हुआ है, तो अनुपातिक योग पहले निकाल लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, लड़कों की संख्या निकालनी है तो लड़कों वाला 2 है, तो क्या करेंगे 39/3 करेंगे, और लड़कों वाला 2 है उस 2 से गुणा कर देंगे। अनुपातिक योग क्या करते हैं, बटे में ऐसे ही निकालते हैं। अनुपातिक वाले मान में कैसे निकालते हैं, कैसे ही निकालते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से। चलिए अब ये काट लेंगे, 13 बार जाएगा, 13 दूना 26। लड़कों की संख्या कितनी हो गई, बॉय की 26, और गर्ल की कितनी हो जाएगी, 39 में से 26 को घटा देंगे 13, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या हमें मालूम हो गई। चलिए आगे क्या कह रहा है, आकृति शीर्ष से सभी छात्रों में 15वें तथा नीचे से लड़कियों में 8वें स्थान पर है। कह रहा है कि सभी छात्रों में शीर्ष से यानी कि ऊपर से 15वें स्थान पर है, और नीचे से कह रहा है लड़कियों में 8वें स्थान पर है, नीचे से लड़कियों में 8वें स्थान पर है। टोटल लड़कियां 13 हैं। अब यहाँ पर आकृति 8वें स्थान पर है नीचे से, तो नीचे लड़कियों की संख्या कितनी बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, कैसे पता चलेगा। देखिए नीचे लड़कियों में 8वें स्थान पर, तो लड़कियां नीचे होंगी 7, तभी तो ये 8वें स्थान पर आएगी, और टोटल लड़कियां हैं 13, तो ऊपर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 7 और 8, 8 निकाल लेंगे, 13 में से बचेगा 5, यानी कि ऊपर लड़कियों की संख्या 5 आ गई, और ऊपर से टोटल वाली संख्या आकृति की कितनी है, 15वीं है, यानी कि ऊपर टोटल जो लड़के हैं, लड़के और लड़कियों को मिला करके 14 हैं, और इस 14 में दोस्तों 5 लड़कियां हैं, तो 9 क्या होंगे, बॉय होंगे, क्योंकि 5 इसमें गर्ल हैं। क्लियर हो गया। तो पूछ क्या रहा है, आकृति के नीचे कितने लड़के हैं, तो ऊपर जब आकृति के 9 लड़के हैं और टोटल 26 लड़के हैं, तो आकृति के नीचे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, बाकी 26 में से 9 को घटा देंगे दोस्तों, तो 17 हो जाएगा, यानी कि आकृति के नीचे लड़कों की संख्या 17 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, दिशा और दूरी में आप लोगों को दिशा और दूरी का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दाईं साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, नीचे आपका दक्षिण। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखने में जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कह रहा है, पढ़ते पढ़ते हैं। कह रहा है नवीन अपने घर से चलना शुरू करता है और 50 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ता है। कह रहा है कि नवीन अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ मान लीजिए इसका घर है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और उत्तर की तरफ 50 किलोमीटर चलता है। ऊपर, उत्तर का मतलब ऊपर की साइड, अभी मैं दिखा चुका हूँ डायग्राम में कि उत्तर ऊपर होता है। कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है। जब उत्तर की तरफ चलेगा और दाएं मुड़ेगा तो जो आपका दायां है उसका भी दायां, जो आपका बायां उसका भी बायां। कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कह रहा है कि ये दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे आ गया, आगे कह रहा है और फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा तो ये पूरब दिशा होगी, दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और कह रहा है कि ये 15 किलोमीटर चलता है। अब इस पोजीशन पे आ गया। फिर कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब देखिए नीचे की दिशा है यानी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में हमेशा आपके उल्टा होता है, यानी जो आपका दायां होगा उसका बायां, जो आपका बायां होगा उसका दायां। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी दाएं बाएं में आप फर्क नहीं कर पाएंगे, वरना कन्फ्यूजन में दायां बाएं इधर उधर घुमा देंगे तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। क्या कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब अपने बाएं मुड़ेंगे और 20 किलोमीटर चलेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर चल चुका है तो ये 10 हो गया, और फिर यहाँ पे और 10 चलेंगे तो ये 20 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, दोनों को मिला करके 20 किलोमीटर चल करके इस पॉइंट पे आ गया है। आगे क्या कह रहा है कि और अंत में बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। अंत में कह रहा है कि बाएं मुड़ता है। अब ये पश्चिम दिशा हो गई, पश्चिम दिशा में चलेंगे, अगर बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे और 35 किलोमीटर ये चलता है, तो ये 35 किलोमीटर चल के यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने आएगा। क्यों सामने आएगा उस पर ध्यान दीजिए। क्यों सामने आएगा, क्योंकि ये 15 चला,
तो ये भी 15 होगा। और ये पूरी दूरी आप पहले स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर चला था, तो ये दूरी बचेगी आपकी 35 किलोमीटर। क्लियर, ये इतनी दूरी 35 बचेगी। तो यहाँ पर आ गया जब 20 किलोमीटर चल के, तो ये भी दोस्तों कह रहा कि जब नीचे आके 35 किलोमीटर चलेगा तो बिल्कुल इसके सीधे में आ जाएगा लेवल में, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लेवल में आ गया, ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो ये आपकी 10 है, तो ये भी आपकी क्या होगी 10 हो जाएगी दूरी, ये भी दूरी आपकी 10 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अब वो आरंभिक बिंदु से कहाँ पर है। पहले तो देखिए सब में 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये तो 10 किलोमीटर हमने निकाल लिया। अब पूछ रहा है कहाँ पर है, यानी कि आरंभिक बिंदु ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो था, यहाँ से ये दिशा देखेंगे, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है, यानी 10 किलोमीटर पश्चिम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार में एक्स वाई की बहन है। 5 सदस्यों का परिवार है जिसमें कह रहा है कि एक्स वाई की क्या है, बहन है। इससे ये पता चल गया कि ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, अभी वाई नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। आगे कह रहा है एम के 2 बच्चे हैं, एम के कह रहा है कि 2 बच्चे हैं, कौन वो दोनों बच्चे हैं हमें नहीं पता, वैसे ही मैं तीर इंडिकेट कर रहा हूँ, अभी बाद में क्लियर करेंगे। और वो ई का पुत्र है। एम साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये एम जो है ई का पुत्र है, और एम के 2 बच्चे भी हैं, और ये जो है ई का पुत्र भी है। आगे कह रहा है कि जो एच का ससुर है, ई का पुत्र है, और ई जो है एच का क्या है, ससुर है। क्या है, ससुर है। यहाँ से ये पता चल गया कि जो है एम ई का पुत्र है और साथ साथ एच का ससुर है, तो एम और ई क्या हो जाएंगे, पति पत्नी होंगे कि नहीं, क्योंकि एच क्या होगी, एच ई की पतो रही होगी, तभी तो ई जो है एच का ससुर रहा होगा। यहाँ से हमने पता लगाया कि एच और एम पति पत्नी है, क्योंकि 5 ही सदस्यों का परिवार था, जिसमें हमने ई 1 है, एच 2 है, एम 3 है, यानी एक्स वाई भी इसी परिवार के सदस्य होंगे। तो एक्स वाई मिला करके टोटल सदस्यों की संख्या 5 हो गई, यानी कि एक्स वाई ही ऐसे जो 2 बच्चे हैं जो कि एम के क्या हैं, पुत्र हैं। क्लियर है, क्योंकि और तो कोई बचा ही नहीं है कि एम का कोई पुत्र बनाएंगे, पहले ही कह चुका कि एम के 2 बच्चे हैं, तो एक्स वाई ही वो दोनों बच्चे हैं। आगे सारी चीज़ें देखिए, डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए, कह रहे एच का केवल एक पुत्र है, एच का केवल एक पुत्र है। जब एम और एच पति पत्नी हो गए, तो एच के एक्स और वाई दोनों ये भी क्या होंगे, बच्चे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन डालने के लिए एग्जामिनर कह रहा है कि एच का केवल एक पुत्र है। अब यहाँ पर बच्चे जो एग्जाम में बैठे हुए बच्चे सोचेंगे कि एक पुत्र है, और यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई 2 बच्चे हैं एम के, तो एच के भी 2 बच्चे हुए, लेकिन कह रहा है कि पुत्र एक है। बिल्कुल पुत्र एक है, क्योंकि एक्स तो पुत्री है, हम अभी वहाँ निकाल चुके हैं, एक्स माइनस है, एक्स पुत्री होगी, पुत्र नहीं होगा, यानी कि जो वाई होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पुत्र होगा। तो बिल्कुल सही है, एच का एक ही पुत्र है जो कि वाई है, क्योंकि एक्स जो है उसकी पुत्री होगी। ठीक है, बच्चे तो 2 ही हैं, लेकिन पुत्र एक है और पुत्री एक है, दोनों मिलाकर के 2 बच्चे हो गए। आगे कह रहा है वाई ई की पौत्री नहीं है। आगे ये भी कह रहा है कि वाई जो है ई की पौत्री नहीं है, बिल्कुल पौत्री नहीं है, क्योंकि एम का पिता हो गया ई, एम का पिता हो गया ई, तो ई का जो है वाई क्या लगेगा, पौत्र लगेगा, पौत्री नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी मैं बता चुका हूँ ये क्या है, मेल है, मेल को पौत्र कहा जाता है, पौत्री नहीं कहा जाता। तो वही कह रहा है कि वाई ई का पौत्री नहीं है, क्योंकि ये पौत्र है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स की ई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स और ई का संबंध क्या है, एक्स और ई का ये संबंध पूछ रहा है। तो दोस्तों वाई इसका पौत्र था, एक्स इसकी पौत्री होगी, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स क्या है, फीमेल है, तो एक्स क्या होगी, ई की पौत्री हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पर गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 341, 16, 521, 613, 816, यानी कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मिसिंग संख्या है। इससे ये पता चल रहा है कि 341, 521 की हेल्प से 16 बना है, 613 और 816 की हेल्प से 25 बना है, 452 और 326 की हेल्प से ही यहाँ पर बनेगा। और कैसे बना है वो हम ढूंढेंगे। देखिए 341 और 521 इनकी हेल्प से 16 कैसे बन सकता है, इनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, दशमलव में आ जाएगी संख्या। तो दशमलव में 16 तो है नहीं, 16 लाना है, तो क्या करेंगे, जब भी संख्या दी रहे उनका क्यूब रूट स्क्वायर रूट ना निकले तो हमेशा उनके अंकों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें छोटी संख्या बनानी है बड़ी संख्या से। तो या तो भाग दे सकते हैं तब छोटी बनेगी, या घटाएंगे तो छोटी बनेगी। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 521 में से 341 घटाएंगे तब भी 16 नहीं दिख रहा है, तब भी आपका ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी।
तो अब क्या करेंगे कि इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 3 है प्लस करेंगे 4 है प्लस करेंगे 1, ऐसे 5 है प्लस 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा और 5 2 7 1 8 हो जाएगा। 16 कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर ही 16 आ सकता है। चलिए यही ट्रिक यहाँ पर फॉलो करते हैं। 613 है तो 6 प्लस 1 प्लस 3 करेंगे। क्लियर? अब फिर प्लस बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमने प्लस बनाया। नेक्स्ट कोष्टक में 8 प्लस 1 प्लस 6 करेंगे। ठीक, चलिए जोड़ लीजिए। 6 1 7 3 10 हो जाएगा, 8 1 9 6 15 हो जाएगा। कितना आ गया? 25। यानी सभी को जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है, सभी को जोड़ देना है और जोड़ करके फटाक देना। इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 4 से जैसे 20 बना है, 3 9 से जैसे 90 बना है, वैसे 1 5 से यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर बड़ी छोटी संख्या को मिला करके बड़ी संख्या बनाया है। तो अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 होता है, 8 3 के 24, 20 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 4 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। बिल्कुल राइट। चलिए 20 आ गया। यहीं पर यह भी काम करते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस बनाएंगे, इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेन डायग्राम। देखिए इसमें ये बहुत ईजी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग हट करके है। इसमें सोचना भी आपको हट करके है। देखिए आप जानते हैं कि जितने नाम रहते हैं उतने तो सर्किल हम ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक अनपढ़ ले लिया हमने, ठीक, एक निर्धन हमने ले लिया, ठीक, और एक बेरोजगार हमने ले लिया। चलिए इस तरीके से हमने 3 सर्किल लिया है, तीनों का हमने नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इनमें रिलेशन किस टाइप से बना सकते हैं अनपढ़ निर्धन बेरोजगार में। आप जानते हैं कि देखिए अनपढ़ निर्धन होते हैं, यानी जिनके पास धन नहीं होता, बगैर पैसे वाले अनपढ़ होते हैं। लेकिन सभी अनपढ़ नहीं होते, बहुत अनपढ़ ऐसे होते हैं जो बिजनेस करके पैसा बहुत कमा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ की बात होगी। कह रहा है कि कुछ अनपढ़ निर्धन होते हैं, ऐसे ही कुछ निर्धन बेरोजगार भी होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता बेरोजगार भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगार नहीं होते। और टोटल निर्धन बेरोजगार नहीं होते, बहुत निर्धन होते हैं जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं लेकिन पैसा उनके पास नहीं बच पाता, तो वो भी निर्धन ही में आएंगे। ऐसे ही जो बेरोजगार होते हैं वो निर्धन होते हैं, कुछ निर्धन अनपढ़ भी होते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ से देखें कि कुछ अनपढ़ बेरोजगार भी होते हैं, तो थोड़े थोड़े सभी तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। थोड़े थोड़े, पूरे नहीं मिले हुए हैं, थोड़े थोड़े। जब भी ऐसा रहे तो क्या करेंगे कि इस टाइप का डायग्राम बना देंगे। जब भी थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन टाइप मिले रहे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट काउंटिंग फिगर। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। इसमें बहुत सारी वीडियो मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप नए हैं तो जान लीजिए। इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, जब भी ऐसा फिगर रहे तो जो मैक्सिमम नंबर रहेगा 4, इसका दोना कर देंगे, आएगा 8। इसमें त्रिभुज की संख्या 8 हो गई। क्लियर? लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक और है त्रिभुज इस टाइप का। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या। ये सारे वायरल क्वेश्चन है, यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको। लेकिन इसमें अलग बनाया है, इसको जोड़ करके इन सबको जोड़ दिया। जैसे इसमें एक और जोड़ा है। ठीक है, जब जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा खड़ा कर दिया फिगर को। ठीक है, ये आपका फिगर है, 2 ठो को जोड़ दिया। तो 2 को जोड़ने पर इसमें मान लीजिए 8 हो गया, इसमें 8 हो गया। जैसे यहाँ पर है तो इसमें 8 हो गया, इसमें 8 हो गया। कि इन दोनों को जोड़ने पर जो 16 आएगा वही आंसर होगा? नहीं होगा। जब जुड़ेंगे, यहाँ पर हमने जब जोड़ा है, यहाँ पर लाइन बनी है, उसकी वजह से इसमें 2 त्रिभुज बढ़ गए। देखिए एक त्रिभुज ये और ऐसे ही एक तो अपोजिट साइड में। तो ये 16 2 18 हो गए। तो क्या आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिभुज छूट रहा है, ये वाली डिज़ाइन वाला। तो यहाँ पर देखिए ये है और ये ऐसा ही सेम ये अपोजिट साइड में भी है। तो एक में 3 तो 2 में 6 हो जाएंगे। तो 18 6 24 अब हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। 24 तो ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसका क्या मतलब हो गया? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों। 24 दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इन सबको जोड़ने की वजह से ये एक त्रिभुज बढ़ा और इस साइड भी एक त्रिभुज बढ़ा। सेम अपोजिट साइड में भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही त्रिभुज 2 2 दूना 4 तो बढ़ गए, यानी 24 4 28 हो गए। अब आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सन को क्या लिखा जाता है? 8 12 13 तथा लाइव को 15 18 21 22 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेवर को क्या लिखेंगे? सन को क्या कह रहा है कि 8 12 और 13 लिखा जाता है, लाइव को
लाइफ को क्या कह रहा है, 15, 18, 21, 22 लिखा जाता है। कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में नेवर को क्या लिखा जाएगा, सन। अगर देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं तो एस आप जानते हो 19वीं पोजीशन पे होता है। कौन सी पोजीशन पे दोस्तों एस होता है, 19वीं पोजीशन पे। ओ होता है 15वें पे, एन होता है आपका 14 पे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 19 की जगह 8 दिया हुआ है, 15 की जगह 12 दिया हुआ है और 14 की जगह 13। तो यहाँ पे कुछ आपके दिमाग में गया होगा, क्यों? अगर इसका अपोजिट आपको याद है तो दिमाग में चला गया होगा। एस के अपोजिट दोस्तों होता है एच, ठीक है, एच का नंबर दिया हुआ है 8। ओ के अपोजिट होता है एल, एल का नंबर दिया हुआ है 12। एन के अपोजिट होता है एम, इसका नंबर दिया हुआ है 13। सेम वही काम यहाँ पर भी किया है। एल के अपोजिट दोस्तों होता है ओ और इसका नंबर 15 दिया हुआ है। ऐसे ही आई के अपोजिट दोस्तों होता है आर और इसका नंबर 18 दिया हुआ है। एफ के अपोजिट होता है यू, इसका नंबर 21 और ई के अपोजिट होता है वी, इसका नंबर 22। अपोजिट वाला दे दिया है। तो यहाँ पर भी सेम काम वही करना है। जैसे एन 14 हो गया, ई 5 हो गया, वी आपका दोस्तों हो गया 22 और ई हो गया आपका 5, आर हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पर लिख करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एन का अपोजिट होता है, आप जानते हैं क्या होता है, एन के अपोजिट एम होता है यानी कि 13। ई के अपोजिट वी होता है, आप जानते हैं, हो जाएगा 22 और वी के अपोजिट ई होता है आपका हो जाएगा 5, ई के अपोजिट वी आपका हो जाएगा 22। आर के अपोजिट दोस्तों क्या होता है आपका आई, आई होता है 9वें पोजीशन पे यानी 13, 22, 5, 22, 9। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। यहाँ पर एक तरीका और होता है दोस्तों, अगर अपोजिट याद नहीं है, एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर सीरियल वाइज याद है, जैसे 14 याद है एन का सीरियल उल्ट अपोजिट नहीं याद है, तो 26 में से इस 14 को घटा करके 1 जोड़ दीजिए, आपको अपोजिट संख्या निकल जाएगी। 14 में से घटाएंगे 26 तो दोस्तों 12 होगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। देखिए 13वीं पोजीशन पे एम होता है, 13 आ गया। तो ये ट्रिक भी बहुत शानदार है और इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि सामक का संबंध जैसे दर्द से वैसे सांत्वना का संबंध किससे होगा। देखिए सामक जो होता है वो दर्द को बाहर करता है, यानी कि दर्द निरोधक गोली एक तरीके से बना दीजिए, दर्द को दूर करने वाली गोली होती है सामक। सामक क्या होती है, एक दवा होती है दर्द को खींचने वाली, दर्द को दूर करने वाली। वैसे ही सांत्वना किस चीज़ को दूर करने के काम आता है, यही चीज़ हमें दिमाग में बैठाना है। तो जो चीज़ दिया हो, जो वर्ड, जो शब्द दिया हुआ, उसके बारे में तो पहले हमें पता होना चाहिए, तब तो कर पाएंगे। तो सामक पता चल गया कि दर्द को दूर करता है, वैसे सांत्वना किस चीज़ को दूर करती है, जलन को करती है, बिल्कुल नहीं। मृत्यु को करती है, बिल्कुल नहीं। दुख को करता है, हाँ बिल्कुल। अजी दुख होता है किसी को तो दोस्त यार या घर के लोग क्या करते हैं, सांत्वना ही तो देते हैं उसको सांत्वना ही तो देते हैं। दुख को तो उससे क्या होता है, जब उसको सांत्वना दी जाती है तो उससे उसका दुख दूर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को दोस्तों कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसी में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।